देखिए पहला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के भाग 4 का अनुच्छेद 43 का बी। भारतीय संविधान के भाग 4 का अनुच्छेद 43 खंड बी, यानी हम लोग इसको पढ़ते हैं खंड 43 खंड बी, यानी 43 के बी किससे संबंधित है, ये प्रश्न पूछा गया। तो इससे पहले हम लोग क्या करेंगे, 1 से 50 तक जो भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है उसको देखेंगे। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। तो अनुच्छेद नंबर 1, अनुच्छेद 1 में क्या बताया गया, राज्यों का संघ, यानी भारत राज्यों का संघ होगा, या किस अनुच्छेद में बताया गया, आर्टिकल नंबर 1। और वर्तमान में 28 राज्य प्लस 8 यूटी, यूटी का मतलब केंद्र शासित प्रदेश। तो भारत में वर्तमान में कितने राज्य हैं, 28 और 8 केंद्र शासित प्रदेश। तो आर्टिकल 1 में क्या बताया गया, राज्यों का संघ। अनुच्छेद 2 में बताया गया नए राज्यों का प्रवेश, यानी नए राज्यों का प्रवेश होगा अनुच्छेद 2 के तहत। अनुच्छेद 3 में बताया गया, 2 और 3 में बहुत ही थोड़ा सा का डिफरेंट है, यानी थोड़ा सा का अंतर है। अनुच्छेद 3 में यह बताया गया नए राज्यों का निर्माण, यानी नए राज्यों का निर्माण करना है। तो जैसे में नामों सीमाओं में परिवर्तन, यानी नाम चेंज करना है या सीमाओं में परिवर्तन करना है, तो किस अनुच्छेद के तहत करेंगे, अनुच्छेद 3 के तहत। या नए राज्यों का निर्माण करना है, यानी एक राज्य मान लीजिए क्या है पहले से, उससे अलग एक नए राज्य का निर्माण करना है, यानी अलग करके। तो नए राज्य का अलग करके निर्माण करना है, तो किस अनुच्छेद के तहत करेंगे, अनुच्छेद 3। और नागरिकता अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक, नागरिकता अनुच्छेद 5 से 11 तक। और जो हम लोग ऊपर देखें वो किस भाग में, भाग 1 में है। भाग 1 में अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक, भाग 2 में अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक, जो क्या बताता है, नागरिकता। और भाग कितना में, 2, अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक नागरिकता। उसके बाद आता है मूल अधिकार, अनुच्छेद 12 से लेकर 35, मूल अधिकार अनुच्छेद 12 से लेकर 35। और भाग पूछेगा तो भाग 3। तो अब शुरू होता है इंपॉर्टेंस आर्टिकल, अनुच्छेद। अनुच्छेद 14 में क्या बताया गया, विधि के समक्ष समानता, विधि के समक्ष समानता, तो अनुच्छेद नंबर 14। अनुच्छेद 15 में बताया गया धर्म, मूल वंश, जाति के आधार पर विभेद पर निषेध, यानी भेदभाव आपको नहीं करना है, किसी भी जाति, धर्म या मूल वंश के आधार पर आपको भेदभाव नहीं करना है। यह किस अनुच्छेद में बताया गया, अनुच्छेद नंबर 15। अनुच्छेद 16 में बताया गया अवसर की समानता, जो ये सब जो अनुच्छेद मोस्ट इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है, यानी अति महत्वपूर्ण अनुच्छेद है। तो आप इसको नोट डाउन जरूर करें, और इसको आप जितना स्टार लगाना चाहते हैं लगा लीजिए, क्योंकि ये सब जो अनुच्छेद है एग्जाम में आपसे बार बार पूछा जाएगा। आप किसी भी एग्जाम दीजिए, बिहार एसआई का एग्जाम दीजिए, यूपीएसआई का एग्जाम दीजिए, रेलवे का एग्जाम दीजिए, एसएससी का एग्जाम दीजिए, यानी आप कोई भी एग्जाम दीजिए आपसे पूछा जाएगा। इस पे लिखा नहीं है कि आपको रेलवे में पूछा जाएगा, बिहार एसआई में पूछा जाएगा, बीपीएससी में पूछा जाएगा, ये कहीं भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है अनुच्छेद नंबर 17, अस्पृश्यता का अंत। अस्पृश्यता कहने का मतलब छुआछूत का अंत, अनुच्छेद नंबर 17। अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत, यानी जो भी आपको उपाधि दिया जाता है, पुरस्कार दिया जाता है, किस अनुच्छेद के तहत, अनुच्छेद 18। अनुच्छेद 19 अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, यानी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता अनुच्छेद कितना में, अनुच्छेद 19, यानी आप कहीं भी आप सभा बुला सकते हैं, अनुच्छेद नंबर 19 के तहत। आप भाषण दे सकते हैं, अनुच्छेद नंबर 19 के तहत। ये मतलब अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में बताता है, अनुच्छेद नंबर 19। अनुच्छेद 21 में क्या बताया गया, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, अनुच्छेद नंबर 21। अनुच्छेद 21 के ए में बताया गया, जहां भी अनुच्छेद 21 के ए में यानी जो खंड जुड़ा रहेगा, इसका कहने का मतलब है संविधान में संशोधन करके जोड़ा गया है, यानी 21 के जो ए जोड़ा गया है, ये इसका कहने का मतलब इसमें संविधान में संशोधन करके इसको जोड़ा गया है। तो अनुच्छेद 21 के ए में क्या बताया गया, शिक्षा का अधिकार, यानी अगर आपसे पूछेगा शिक्षा का अधिकार किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया, यानी अनुच्छेद 21 के ए किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया, और इसमें क्या शामिल है, शिक्षा का अधिकार। संविधान कौन सा था संशोधन, 86वां संविधान संशोधन कब हुआ, 2002 में। और संविधान में संशोधन किया जाता है
किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 368 के तहत। और ये कहाँ से लिया गया? साउथ अफ्रीका से लिया गया। इसको नोट कर लीजिएगा। संविधान में जो हम लोग संशोधन करते हैं किस अनुच्छेद के तहत करते हैं? अनुच्छेद नंबर 368। इसको लिए कहाँ से? दक्षिण अफ्रीका से। यानी ऑप्शन नंबर ए कह रहे हैं साउथ अफ्रीका से इसको लिए हैं। और राइट टू इन्फॉर्मेशन है और राइट टू एजुकेशन। आपसे पूछेगा शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब का था? 2009 का। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 का था। लागू कब से हुआ? 2010 से, जिसको बोलते हैं राइट टू एजुकेशन। शिक्षा का अधिकार, सीधा प्रश्न आपसे पूछा जाएगा शिक्षा का अधिकार जो अधिनियम है कब का था? 2009 का। लागू कब से हुआ? 2010 से। और एक है RTI यानी राइट टू इन्फॉर्मेशन, सूचना का अधिकार अधिनियम कब का था? 2005। इसको भी लिख लीजिए या आप कन्फ्यूजन कर जाइएगा दोनों में। RTI राइट टू इन्फॉर्मेशन यानी सूचना का अधिकार 2005। और यहाँ पे अगर सिर्फ हम लोग कर देंगे ई तो चेंज हो जाएगा आंसर, यानी RTE राइट टू इन्फॉर्मेशन ये कब का था? 2009। तो दोनों में कन्फ्यूजन आप नहीं करिएगा। अनुच्छेद 24 14 वर्ष से कम कारखानों में बालकों पर प्रतिबंध। तो यहाँ हम कट कर दे रहे, यानी 14 वर्ष से कम के बालकों को आपको कारखानों में नहीं लगाना है। इस पे क्या प्रतिबंध है, निषेध है। अनुच्छेद 25 से 28 धर्म की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 29 अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। और अनुच्छेद 30 में क्या बताया गया है? अल्पसंख्यक वर्ग से ही संबंधित है। अनुच्छेद 30 जो है किससे संबंधित है? अल्पसंख्यक वर्ग से ही संबंधित है। उसमें ये बताया गया कहीं भी शिक्षण संस्थान यानी आप खोल सकते हैं, शिक्षण संस्थान खोलने का अधिकार है अल्पसंख्यक वर्ग को। यह किस में बताया गया? अनुच्छेद नंबर 30 में। यानी 29 और 30 किससे संबंधित है? अल्पसंख्यक वर्ग से। नेक्स्ट है अनुच्छेद 32 सुप्रीम कोर्ट। देखिए यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा? 5 प्रकार का रीट जारी करेगा। सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार का रीट जारी करेगा। किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 32। और हाई कोर्ट पूछेगा तो अनुच्छेद 226 के तहत। जब हम लोग 50 ऊपर करेंगे तो हम सारा कवर कर लेंगे अनुच्छेद, यानी 3 से 4 वीडियो में हम सारा अनुच्छेद को कवर कर लेंगे। आज हम लोग कहाँ तक करेंगे? 1 से लेकर 50 तक। तो अनुच्छेद 32 में बताया गया कि सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार का रीट जारी करेगा अनुच्छेद 32 के तहत। और हाई कोर्ट अनुच्छेद 226 के तहत 6 प्रकार का रीट जारी करेगा। और अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा, अनुच्छेद 32 को भीमराव अंबेडकर किस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा बोले कहते हैं? अनुच्छेद नंबर 32 संविधान की आत्मा भीमराव अंबेडकर। अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायत। अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायत। तो यहाँ पर आप लिखिएगा एक नोट करके, देखिए हम आपको आगे लिखा दे रहे, यहाँ पे आप लिख लीजिएगा DPSP। अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक है? 35 से लेकर 51 तक। DPSP राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं शॉर्ट में? DPSP। अनुच्छेद 35 से लेकर 51 तक। तो अनुच्छेद 40 में क्या बताया गया? ग्राम पंचायत। अनुच्छेद 40 में क्या है? ग्राम पंचायत। अनुच्छेद 43 के ए सहकारी समिति। अनुच्छेद 43 के ए में क्या बताया गया? सहकारी समिति। अनुच्छेद 44 सिविल संहिता। अनुच्छेद 44 में क्या है? सिविल संहिता। अनुच्छेद 45 में क्या है? शिक्षा का अधिकार, अधिकार करें शिक्षा से संबंधित है अनुच्छेद 45। यानी आपसे पूछेगा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में शिक्षा संबंधित है किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 45। यानी 6 वर्ष से कम बच्चों के लिए शिक्षा का प्रावधान कहाँ? अनुच्छेद 45 में। अनुच्छेद 48 के का पर्यावरण के संरक्षण। अनुच्छेद 48 का पर्यावरण के संरक्षण से संबंधित है। तो ये रहा आज का महत्वपूर्ण आर्टिकल। और यहाँ पे लिख लीजिएगा DPSP जिसको हम लोग शॉर्ट में क्या बोलते हैं यानी हिंदी में क्या बोलते हैं? राज्यों के नीति निर्देशक सिद्धांत। किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 35 से लेकर
51 तक, और भाग पूछेगा तो भाग क्या हो जाएगा 4। भाग पूछेगा तो भाग 4 में है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, अनुच्छेद 35 से लेकर 51 तक। राज्यों के नीति निर्देशक सिद्धांत लिख लीजिएगा। राज्यों के नीति निर्देशक सिद्धांत, यहाँ पर आप लिख लीजिएगा राज्यों के नीति निर्देशक सिद्धांत, अनुच्छेद 35 से 51 भाग 4, जिसको हम शॉर्ट में क्या बोलते हैं DPSP। तो ये रहा आज का महत्वपूर्ण आर्टिकल। अब हम लोग चलते प्रश्न पे। प्रश्न है संविधान यानी भारतीय संविधान के भाग 4 का अनुच्छेद 43 के बी डॉट से संबंधित है। तो 43 के बी किससे संबंधित है? सहकारी समिति। ये किससे संबंधित है? सहकारी समिति। देखिए यहाँ पे हम आपको बताए थे, देखिए यहाँ पे हम आपको बताया सहकारी समिति। देखिए 43 के ए लिखा गया यहाँ पे इसको बी करिए, 43 के बी, यहाँ पे क्या कर लीजिएगा 43 के बी, 43 के बी सहकारी समिति। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न का? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हो, ग्राम पंचायत अनुच्छेद 40। प्रश्न है जो आज का आपका पहला प्रश्न है, जो ए आपका आज का पहला प्रश्न है कि महात्मा गांधी ने 1919 में किसके खिलाफ सत्याग्रह आंदोलन शुरू किया? यहां लिख रहा है कि महात्मा गांधी ने 1919 में किसके खिलाफ सत्याग्रह आंदोलन शुरू किया। जो महात्मा गांधी ने सत्याग्रह आंदोलन शुरू किया था वो आपको बताना किसके खिलाफ शुरू किया था। तो ऑप्शन नंबर जो ए में दिया गया है जालियांवाला बाग मसाकर, और बी में जो दिया गया एबोलिशमेंट ऑफ प्रिंसली स्टेटस, और जो सी में दिया गया साइमन कमीशन, और डी में दिया गया इनेक्टमेंट ऑफ रॉलेट एक्ट। तो आपको बताना है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन राइट होगा इस प्रश्न के लिए। तो आप हमें कमेंट करके जल्दी जल्दी बताइए कि इस प्रश्न का आंसर राइट क्या होगा। तो आपको बता दें जो जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था वो कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। और जो साइमन कमीशन भारत था 1928 में आया था भारत। ये जो आपका हुआ था 1919 में, ये कब हुआ था? 1919 में, 13 अप्रैल 1919 को आप लिख सकते हैं, 13 अप्रैल 1919 को। ये आपका 1928 में भारत था। तो जो रॉलेट एक्ट था ये 1919 में बना था। ये कब बना था? 1919 में। जो ये जालियांवाला मतलब ये 1919 में बना था रॉलेट एक्ट। तो इसी के खिलाफ महात्मा गांधी ने खिलाफत सत्याग्रह आंदोलन को शुरू किया। किसके खिलाफ किया था? रॉलेट एक्ट के खिलाफ किया था। जो रॉलेट एक्ट था इसको बिना अपील, बिना वकील और बिना दलील का कानून भी कहा गया। तो आपको पूछता है कि बिना अपील, बिना वकील और बिना दलील का कानून किसे कहा गया? तो रॉलेट एक्ट को कहा गया था। इसे काला अधिनियम, जिसे हम लोग ब्लैक एक्ट भी कहते हैं, और इसका अन्य नाम है जिससे हम लोग, इसका जो नाम है आतंकवादी अपराध अधिनियम के नाम से भी ये जाना जाता है। आपसे एग्जाम में प्रश्न ए पूछता है कि रॉलेट एक्ट को किसने काला कानून कहा? आपका जो ऑप्शन में रहेगा महात्मा गांधी, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये एग्जाम में बहुत मतलब पूछा जाता है और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न। आप अगर पढ़िएगा तो आपको जब एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है तो वहां सब जब प्रीवियस क्वेश्चन पढ़िएगा तो वहां ही आपको मिलेगा, ऐसा जनरली पढ़ने के लिए नहीं मिलेगा। तो आपसे पूछता है कि आपका जो हो गया रॉलेट एक्ट को किसने काला कानून कहा? तो आंसर जो होगा महात्मा गांधी। और जो इसका जो आंसर होगा इस प्रश्न के लिए, जो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। रॉलेट एक्ट हो जाएगा इसका आंसर। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। और आप अपने पास एक कॉपी और पेन लेकर बैठे, जो भी आपको पॉइंट लिखाया जाता है आप उसे नोट डाउन करते जाइएगा। जो भी पॉइंट लिखाया जाएगा आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा है जो एग्जाम में बहुत ही पूछे जाते हैं। तो आप अपने पास पेन और एक कॉपी लेकर बैठिएगा साथ में और पॉइंट को नोट डाउन करते जाइएगा। तो
तो चलिए हम लोग अगला प्रश्न को देखते हैं, जो आपका ये 2 नंबर जो प्रश्न है कि स्वतंत्रता संग्राम के दौरान नागरिक अवज्ञा आंदोलन किसके साथ शुरू हुआ। लिख रहा है कि स्वतंत्रता संग्राम के दौरान नागरिक अवज्ञा आंदोलन किसके साथ शुरू हुआ। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया नेहरू द्वारा राष्ट्रीय ध्वज का फहराना, बी में दिया गया सरदार पटेल द्वारा कोई कर नहीं अभियान, और जो सी में दिया गया राम प्रसाद बिस्मिल द्वारा काकोरी घटना, और जो डी में दिया गया महात्मा गांधी मतलब गांधी द्वारा दांडी मार्च। तो आपको बताना है कि स्वतंत्रता संग्राम के दौरान नागरिक अवज्ञा आंदोलन किसके साथ शुरू हुआ। तो आप हमें कमेंट करके जल्दी बताइए कि इसका जो आंसर होगा क्या होगा। तो इसका जो आंसर आपका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी राइट हो जाएगा। तो जो दांडी मार्च जो शुरू हुआ था, तो इसको चलिए हम लोग पॉइंट लिख लेते हैं। जो दांडी मार्च जो शुरू हुआ था कब शुरू हुआ था, तो ये जो आपका शुरू हुआ था 12 मार्च, ये कब हुआ था 12 मार्च 1930 को शुरू हुआ था। कहां शुरू हुआ था, 12 मार्च 1930 को शुरू हुआ था। साबरमती आश्रम से कहां तक, साबरमती से लेकर कहां तक, दांडी तक के लिए शुरू हुआ था। तो आपसे पूछता है कहां से शुरू हुआ था, साबरमती से कहां तक, तो दांडी तक के लिए शुरू हुआ था। इसमें कितने सहयोगी शामिल थे, तो 78 सहयोगी मतलब 78, इसमें अनुयायी शामिल थे मतलब सहयोगी थे, इसमें शामिल 78 लोग शामिल थे। और इसमें जो कितना दिन लगा था यहां से पूछने में, तो यहां से यहां तक जो जाने में जो टाइम लगा था ये आपका 24 दिन लगा था। कितना दिन लगा था, 24 दिन लगा था। यहां से लेकर यहां तक जाने में कितना दिन लगा था, 24 दिनों का पश्चात 6 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंचकर क्या किया, नमक कानून को तोड़ा। किसने तोड़ा था, महात्मा गांधी। तो इस प्रश्न का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 3 है आपका कि एंटोमोलॉजी विज्ञान किसके अध्ययन से संबंधित है। तो आपको बताना है कि एंटोमोलॉजी विज्ञान किसके अध्ययन से संबंधित है। तो जो एंटोमोलॉजी ऑप्शन नंबर जो ए में दिया गया कि मानव जाति में सुधार, बी में दिया गया पुष्प, और सी में दिया गया कीड़े, और जो डी में दिया गया कि भाषाओं। तो आपको बताना है कि ये जो विज्ञान है किससे संबंधित है। तो चलिए हम लोग इसको पहले बारे में कुछ लिख लेते, जो भी आपको ऑप्शन में दिया गया। जो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया मानव जाति में सुधार, तो मानव जाति में सुधार के अध्ययन को हम लोग कहते हैं यूफेनिक्स। इसको क्या कहते हैं, यूफेनिक्स। इसको कहते हैं यूफेनिक्स, इसको हम लोग बोलते हैं यूफेनिक्स। और जो पुष्प का अध्ययन है तो बहुत ही एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसको हम बोलते हैं एंथोलॉजी। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं एंथोलॉजी, इसको बोलते हैं एंथोलॉजी। और जो कीड़े का अध्ययन है उसको बोलते हैं एंटोमोलॉजी। तो इस प्रश्न का जो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। एंटोमोलॉजी किसका अध्ययन है, कीड़ों का अध्ययन। और जो भाषाओं का जो अध्ययन है इसको हम लोग बोलते हैं फिलोलॉजी। इसको क्या बोलते हैं, फिलोलॉजी। इसको हम लोग बोलते हैं फिलोलॉजी। फिलोलॉजी, लॉजी का मतलब ही होता है अध्ययन, तो इसको क्या बोलते हैं, फिलोलॉजी। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। इस प्रश्न का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि चंद्रमा की सतह पर द्रव्यमान, आपको बताना कि चंद्रमा की सतह पर ऑप्शन नंबर ए में दिया गया कि द्रव्यमान और वजन दोनों अपरिवर्तित रहते हैं, और बी में दिया कि द्रव्यमान स्थिर रहता है और केवल वजन कम होता है। सी में है कि द्रव्यमान और वजन कम हो जाता है, और डी में केवल द्रव्यमान कम हो जाता है। एक पॉइंट लिखेंगे हम लोग, जो यहां लिखेंगे द्रव्यमान एक साइड, द्रव्यमान और वजन।
तो द्रव्यमान है जो हमेशा क्या होता है, स्थिर रहता, सभी जगह स्थिर रहता, लिखेंगे सभी जगह स्थिर रहता, कहता सभी जगह स्थिर रहता। और जो वजन है स्थान स्थान पे परिवर्तित होते रहता, परिवर्तित लिख दीजिए, परिवर्तित परिवर्तित होते रहता। तो लिख रहा है यहाँ कि द्रव्यमान है जो सभी जगह, मतलब सभी जगह स्थिर रहता, और जो वजन है अपरिवर्तित रहता। तो वजन अपरिवर्तित रहता, जो पृथ्वी पर जो वजन है वो जो आपका हो जाएगा जी, मतलब मान लीजिए कि जी है, तो यहाँ जो आपका हो जाएगा 1/6, कितना हो जाएगा 1/6। तो यहाँ आपका जो जी का जो मान है कम जाता था, इसलिए वजन जो यहाँ होता है यहाँ कम जाता है पृथ्वी के तुलना में। यहाँ जो वजन होता है पृथ्वी की तुलना में क्या होता है, कम जाता है चंद्रमा पे, क्योंकि चंद्रमा पे जो होता है जी का मान 1/6 होता है, इसलिए कम जाता है। और जो आपको पॉइंट याद रखने की, जो द्रव्यमान रहता है सभी जगह मतलब हमेशा स्थिर रहता है, चाहे जहां भी चल जाए ब्रह्मांड में, जो द्रव्यमान रहता है स्थिर रहता, जो वजन है परिवर्तित रहता, अपरिवर्तित नहीं होगा, यहाँ पे परिवर्तित लिखिएगा, ये क्या होता है, परिवर्तित रहता। जो वजन आपका होगा परिवर्तित रहता, मतलब परिवर्तित होते रहता है, और जो द्रव्यमान है अपरिवर्तित, स्थिर या अपरिवर्तित आप लिख लीजिएगा। तो जो इस प्रश्न में आपको जो बताना कि द्रव्यमान और वजन दोनों अपरिवर्तित रहता, दोनों अपरिवर्तित रहता नहीं, सिर्फ द्रव्यमान रहता और वजन बदलते रहता, ये आपका क्या हो जाएगा, यहां से प्रश्न डिलीट हो गया, 1 मिनट रुकिएगा। ये आपका तो इस प्रश्न में जो आपको बताना था कि इसमें जो द्रव्यमान और वजन है दोनों अपरिवर्तित रहते हैं, तो अपरिवर्तित नहीं रहता, द्रव्यमान है जो स्थिर रहता, तो वजन बदलते रहता, तो द्रव्यमान स्थिर रहता और केवल वजन कम होता, द्रव्यमान और वजन दोनों कम होता, तो ये भी रॉन्ग हो जाएगा। अगला लिख रहा है केवल द्रव्यमान कम होता, तो द्रव्यमान क्या होता है, स्थिर रहता, मतलब अपरिवर्तित रहता, कहीं भी चले, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। तो चलिए हम नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सा, ये जो आपका प्रश्न हो जाएगा ये तीसरा था, ये आपका चौथा नंबर हो जाएगा, ये जो प्रश्न है आपका 5वां प्रश्न है कि इनमें से कौन सा रासायनिक परिवर्तन नहीं है। आपको बताना कि इनमें से कौन सा रासायनिक परिवर्तन नहीं है। ऑप्शन नंबर जो ए में दिया पानी का इलेक्ट्रोलाइसिस, इलेक्ट्रोलाइसिस का मतलब होता है विद्युत अपघटन। विद्युत अपघटन कहने का मतलब है कि जब जल में विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है, जो जल रहता है वो टूट जाता है, जो जल रहता है वो टूट जाता है, हाइड्रोजन रहता है जो H+ में, और जो OH रहता है वो आपका माइनस में टूट जाता है। तो यहां से आपको बताना, जो लोहे में जंग लगना, कोयला जलना, और डी में तरल नाइट्रोजन का वाष्पीकरण। तो आपको बताना कि इनमें से कौन सा रासायनिक परिवर्तन नहीं है। तो इनमें से कौन सा रासायनिक परिवर्तन नहीं है, तो जल्दी जल्दी आप कमेंट करके हमें बताइए कि इनमें से कौन सा रासायनिक परिवर्तन नहीं है। तो इस प्रश्न का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी होगा। तो आप पॉइंट लिखिएगा कि रासायनिक परिवर्तन और भौतिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन कहने का मतलब है जो एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ में बदल जाए, उसको कहते हैं रासायनिक परिवर्तन। जो मतलब नए पदार्थ का निर्माण हो जाएगा तो रासायनिक परिवर्तन है। तो आप लिखिएगा भौतिक और रासायनिक में पॉइंट करके लिखिएगा। आप यहां लिखिए भौतिक, भौतिक और इधर रासायनिक, रासायनिक। तो इसमें नए पदार्थ का निर्माण होता है, यहां लिखेंगे नए, नए पदार्थ का निर्माण होता है, नए पदार्थ का निर्माण होता, और इसमें लिखेंगे नहीं होता। इसमें क्या होगा, नहीं होता। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है
जो रासायनिक में है वो नए पदार्थ का निर्माण होता और भौतिक में नहीं होता। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। तरल नाइट्रोजन का बाष्पीकरण नए पदार्थ नहीं बदलता। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तरल नाइट्रोजन का बाष्पीकरण। तो चलिए हम लोग अगला प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 6 है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सी रेखा भारत में से होकर गुजरती है। तो आपको बताना कि निम्नलिखित में से कौन सी रेखा भारत से होकर गुजरती है। ऑप्शन नंबर ए में दिया मकर रेखा, बी में दिया आर्कटिक वृत्त, सी में दिया कर्क रेखा और डी में भूमध्य रेखा। तो ये बहुत ही सिंपल प्रश्न है। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी कर्क रेखा। कितने राज्यों से होकर गुजरता है? 8 राज्यों से होकर गुजरता है। तो इस प्रश्न का जो आंसर होगा राइट ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है 7 नंबर प्रश्न कि किस गवर्नर जनरल ने भारत में अस्थायी भूमि राजस्व प्रणाली की शुरुआत की, जिसको बोलते हैं परमानेंट सेटलमेंट। अस्थायी मतलब हमेशा हमेशा के लिए, अस्थायी भूमि राजस्व प्रणाली की शुरुआत की। तो ये जो आपका शुरू हुआ था ये आपका हो जाएगा 1792 में। ये आपका कब हो जाएगा? 1792 में। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है लॉर्ड कर्नवालिस, और बी में दिया है वारेन हेस्टिंग, और सी में दिया है लॉर्ड माउंटबेटन, और डी में दिया लॉर्ड डलहौजी। तो आप हमें इस प्रश्न का आंसर जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए कि इसका जो आंसर होगा क्या होगा। तो जल्दी जल्दी आप हमें कमेंट करके बताइए कि इस प्रश्न का जो आंसर होगा वो आपका क्या होगा। तो आप हमें जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए। चलिए हम आपको बता देते कि इस प्रश्न का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर। जो लॉर्ड कर्नवालिस का जो कार्यकाल रहता है ये आपका हो जाएगा 1785 से लेकर 92 तक, 85 या 86 या बोल 1786 लेकर 92 तक। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और जो वारेन हेस्टिंग था ये आपके बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल और बंगाल का अंतिम गवर्नर अलग है और गवर्नर जनरल अलग है। अगर पूछेगा बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन था तो वारेन हेस्टिंग। अगर आपसे पूछेगा कि बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन था तो वारेन हेस्टिंग। दोनों का आंसर क्या आ जाएगा? वारेन हेस्टिंग। और लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड डलहौजी। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। डलहौजी के कार्यकाल में क्या होता है? ट्रेन मतलब शुरू हुआ था 1853 में। तो चलिए हम लोग अगला प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 8 है आपका कि किसे बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक के रूप में जाना जाता है। तो ये कब बना था विश्वविद्यालय? 1916 में। ऑप्शन नंबर जो ए में दिया गया मदन मोहन मालवीय, मोतीलाल नेहरू, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। मदन मोहन मालवीय को बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक के रूप में जाना जाता है, जो 1916 में स्थापना किए थे। वो कब किए थे? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के जो स्थापना किए थे पंडित मदन मोहन मालवीय कब किए थे? 1916 में किए थे। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। तो हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर जे ए आपको हो जाएगा 9 हो जाएगा। पूछ रहा है इनमें से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है। तो पहले हम लोग सार्क के बारे में जानेंगे और उसके बाद प्रश्न पे हम लोग वापस आएंगे। तो सार्क लिखकर आप डैश दीजिएगा और जो पॉइंट लिखा रहा है उसको आप लिख लीजिएगा। ये मैक्सिमम पॉइंट होगा जो आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो यहां हम लोग लिखेंगे सार्क। सार्क का जो फुल फॉर्म होता है ये आपको पॉइंट नंबर 1 में लिखिएगा साउथ एशियन एसोसिएशन। इसका मतलब होता है कि एक ही में लिखा है एसोसिएशन
फॉर रीजनल कॉरपोरेशन, रीजनल कॉरपोरेशन, रीजनल ये लिखा रीजनल कॉरपोरेशन। तो ये हो जाएगा सार्क का फुल फॉर्म। इसका जो स्थापना किया गया था वो कब किया गया था? इसका जो स्थापना किया गया था 8 दिसंबर 1985 को, और मुख्यालय कहाँ? काठमांडू, जो आपका नेपाल में पड़ता है। मुख्यालय कहाँ? काठमांडू, जो कहाँ पड़ता है? नेपाल में पड़ता है। और इसमें जो सदस्य देश था, जो सदस्य देश आपका हो जाएगा, तो सदस्य देश में जो आपका हो जाएगा वो आपका हो जाएगा भारत। जो भी मतलब भारत से आसपास है, भारत के मतलब जो आसपास जितने भी देश है उन्हीं देशों में से देश है। कितने देश थे इसमें? 8 देश थे। जो सदस्य देश थे वो कितने हो जाएंगे? 8 सदस्य देशों में। तो यहाँ इंटूम करके आप लिख लीजिए कि ये जो आपके हो जाएंगे कितने सदस्य देश थे? 8। और कौन कौन थे वो? तो भारत के आसपास अगर देखिएगा तो भारत हो जाएगा। साउथ एशियन आपको लिखा गया है फुल फॉर्म में कि साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉपरेशनल, इसका जो फुल फॉर्म होता है। तो साउथ कहने का मतलब एशियन मतलब जो भी दक्षिण एशिया है। तो जो भी दक्षिण एशिया है भारत के मतलब आसपास अगर देखिएगा तो जैसे मान लीजिए कि भारत हो गया, भारत के बाद अगर देखिएगा तो पाकिस्तान हो जाएगा, पाकिस्तान। पाकिस्तान के बाद अगर देखिएगा तो नेपाल हो जाएगा, क्योंकि नेपाल इसका मुख्यालय है तो नेपाल होगा ही, नेपाल हो जाएगा। और नेपाल के बाद अगर आप देखिएगा तो भूटान हो जाएगा, भूटान हो जाएगा। श्रीलंका हो जाएगा जो भारत के नीचे है, श्रीलंका। श्रीलंका के बाद हो जाएगा मालदीव, जो पूर्व साइड में मतलब पूर्व और दक्षिण साइड में उधर आप देखिएगा तो मालदीव। मालदीव, मालदीव के बाद अगर देखिएगा तो आपका हो जाएगा बांग्लादेश, बांग्लादेश। तो आप देख रहे हैं कि जितने भी जो देश है ये भारत के आसपास के देश है, जितने भी देश है ये भारत के आसपास के देश है। तो यहाँ हो जाएगा बांग्लादेश। तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। और इसमें 8 सदस्य हुआ था, कितना हुआ? 1 2 3 4 5 6 7। एक और हो जाएगा जो आपका हो जाएगा अफगानिस्तान, अफगानिस्तान। क्या हो जाएगा? अफगानिस्तान। तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। कौन कौन है एक बार आप फिर से देखिए। भारत हो गया, तो आप सदस्य देश और स्थापना जरूर याद रखिएगा। फुल फॉर्म ही आपसे पूछा जाता है, जो भी पॉइंट है वो इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो शुरू से आप फिर एक बार देख लीजिए। अगर आपसे पूछा है सार्क का फुल फॉर्म क्या होता है, तो साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉपरेशनल। और इसका स्थापना कब हुआ था? 8 दिसंबर 1985 को। कहाँ हुआ था? काठमांडू, जो कहाँ पड़ता है? आपका नेपाल में पड़ता है। अगर आपसे पूछेगा कि सदस्य देश कौन है, तो आपसे ये नहीं पूछेगा सदस्य देश कौन है, ये भी पूछ सकता है। और निम्नलिखित में कौन सा सदस्य देश सार्क का नहीं है, ये भी पूछ सकता है। तो भारत हो जाएगा, पाकिस्तान हो जाएगा, तो नेपाल हो जाएगा जो ऊपर साइड है, भूटान भी ऊपर साइड हो जाएगा, श्रीलंका जो भारत के नीचे साइड है, मालदीव हो गया, बांग्लादेश हो गया, अफगानिस्तान हो गया। तो ये जो सभी है सार्क के क्या सदस्य हैं। तो आपसे यहाँ प्रश्न में पूछा कि इनमें से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है, तो अफगानिस्तान, तो अफगानिस्तान था ही, मालदीव ये भी था, नेपाल ये भी हो जाएगा, म्यांमार। तो म्यांमार जो था वो सार्क का सदस्य नहीं था। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, नेक्स्ट प्रश्न पे। अगला प्रश्न है आपका, प्रश्न है आपका 10 हो जाएगा कि भारत के संविधान के तहत नागरिक का मौलिक कर्तव्य कौन सा है। तो भारत के संविधान के तहत नागरिक का जो मौलिक कर्तव्य है कौन सा है। तो ऑप्शन नंबर जो ए में दिया, भारत के इतिहास के बारे में पूरा ज्ञान प्राप्त करना, ये मौलिक कर्तव्य नहीं है, पूरा ज्ञान प्राप्त करना। आप प्राप्त कर भी सकते हो, नहीं प्रवेश आपका मन। ऑप्शन नंबर ए आपका रॉन्ग हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भारत के ऐतिहासिक स्मारक की रक्षा करना,
ए हो सकता है, इसको आप रहने दीजिए। अगला ऑप्शन है कि देश की रक्षा करने और जब भी आवश्यक हो राष्ट्रीय सेवाएं प्रदान करना, तो ये भी होगा। पड़ोसी देशों के साथ दोस्ती करना, तो ए नहीं हो। तो ऑप्शन नंबर बी और सी बचा, तो ए जो आपका ऑप्शन नंबर सी आपका बेस्ट हो जाएगा। अगर ए नहीं रहता तो ऑप्शन नंबर बी जो था वो आपका हो जाएगा। तो इसको आप सेकेंड मान लीजिए और इसको आप फर्स्ट मान लीजिए। अगर ए नहीं रहता तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। तो मौलिक कर्तव्य के बारे में हम लोग कुछ पॉइंट है जो उसको आप हम लिखा देते, आपको उसको हम लिखा देते तो आप उसे याद कर लीजिएगा, आप इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। तो मौलिक कर्तव्य के बारे में लिखकर आप डैश दीजिएगा, ऊपर लिख दीजिए मौलिक कर्तव्य, मौलिक कर्तव्य क्या हो जाएगा, मौलिक कर्तव्य, मौलिक कर्तव्य। तो इसके बारे में आपको लिखना है मौलिक कर्तव्य के बारे में। तो पॉइंट नंबर पहला में लिखिएगा कि स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर, इसे किस सिफारिश पर, किस समिति की सिफारिश पर, तो स्वर्ण सिंह, जो पहला पॉइंट स्वर्ण सिंह समिति, पॉइंट नंबर 1 में स्वर्ण सिंह समिति पूछता है किस समिति के सिफारिश पर इसको मतलब लाया गया था, तो स्वर्ण सिंह समिति पॉइंट नंबर 1 में। तो कब लाया गया था, 1976 में। किस संविधान संशोधन के द्वारा, तो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा मौलिक कर्तव्य को संविधान में शामिल किया गया। कहां शामिल किया, संविधान में शामिल किया गया। और जो इसके तहत जो संविधान में एक नए भाग का निर्माण हुआ, जो क्या था, जो नए भाग का जो निर्माण हुआ था वो आपका जो भाग हो जाएगा, भाग 4 हो जाएगा। 4 को जोड़ा गया संविधान के नए भाग में, अनुच्छेद 51 का क्या जोड़ा गया, जो 4 हो गया, भाग जो 4 था उसमें नए भाग में, संविधान के इस नए भाग में अनुच्छेद क्या जोड़ा गया था, तो अनुच्छेद जो जोड़ा गया था वो आपका हो जाएगा 51 के का, आप यहां लिख लीजिएगा 51 के अनुच्छेद जो आपका जोड़ा गया था वो आपका हो जाएगा 51 के का, 51 के कौन सा अनुच्छेद जोड़ा गया था, तो 51 के का जोड़ा गया था अनुच्छेद, मतलब 51 में भी खंड था तो उसमें का जोड़ा गया, जिसमें कितने जो शुरू में जो थे वो आपका हो जाएगा 10 मौलिक कर्तव्य थे। तो पॉइंट नंबर लिखता है कि शुरू में कितने मौलिक कर्तव्य थे, तो वो जो आपका होगा कितने मौलिक कर्तव्य थे, जो फर्स्ट में थे 10 मौलिक कर्तव्य थे। जो शुरू में मौलिक कर्तव्य था कितना था, 10 मौलिक कर्तव्य। जो फर्स्ट में था, जो फर्स्ट में था यहां पर लिख लीजिएगा, जो फर्स्ट में था कितने मौलिक कर्तव्य था, 10 मौलिक कर्तव्य था। बाद में जोड़ा गया, बाद में कब जोड़ा गया था, तो 2002 में, आप यहां से लिख लीजिएगा कि 2002 में 46वें संविधान संशोधन के द्वारा एक और मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया, जो आपका हो जाएगा 2002 में 46वें संविधान, 2002 में 46वें संविधान संशोधन के द्वारा एक और मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था। तो इतना पॉइंट आप इसे याद रखिएगा, इतना पॉइंट आपको क्या रखना है, याद आपको रखना है, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आप इसे जरूर याद रखिएगा। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका, जो ये आपका शायद 11 नंबर प्रश्न है, जो पिछला प्रश्न था 10, ये आपका 11 नंबर प्रश्न हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि अजंता और एलोरा स्मारक किसके अवधि के दौरान निर्माण किया गया था। ऑप्शन नंबर जो ए में दिया पल्लव, ऑप्शन नंबर बी में दिया कदम, और ऑप्शन नंबर डी में दशरथ, और ऑप्शन नंबर डी में दिया राष्ट्रकूट। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी राष्ट्रकूट। इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी राष्ट्रकूट। जो अजंता में जो गुफाएं थे वो आपका 29 हो जाएगा, और जो
आपका एलोरा में जो गुफाएं था वो आपका 3400 जगह कहाँ पड़ता है? तो महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में ये पड़ता है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाता है। चलिए हम लोग नेक्स्ट वाले प्रश्न पे चलते हैं। 12 नंबर प्रश्न है कि भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की अनुपस्थित में कौन भारत के राष्ट्रपति का कार्य करता है? अगर राष्ट्रपति नहीं रहता तो उपराष्ट्रपति कार्य करता है, लेकिन अगर दोनों ही नहीं रहेंगे तो कौन मतलब भारत के राष्ट्रपति का कार्य करता है? अगर मान लीजिए भारत का राष्ट्रपति नहीं है तो उपराष्ट्रपति, भारत के जो उपराष्ट्रपति है वह कार्य करता है राष्ट्रपति का उसके स्थान पे। लेकिन अगर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों अनुपस्थित हो तो कौन कार्य करेगा? भारत के राष्ट्रपति का कार्य करता है। तो आपको बताना है ऑप्शन नंबर जो ए में दिया गया लोकसभा स्पीकर, बी में दिया गया सेना के कर्मचारियों का प्रमुख, और सी में दिया गया प्रधानमंत्री, और जो डी में दिया गया भारत के मुख्य न्यायाधीश। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन राइट होगा इस प्रश्न के लिए। तो आप हमें कमेंट करके जल्दी जल्दी बताइए कि इस प्रश्न का आंसर क्या होगा कि भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में कौन भारत के राष्ट्रपति का कार्य करता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। अगर राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति दोनों अनुपस्थित हैं तो जो भारत के मुख्य न्यायाधीश होगा वह कार्य करेगा, और मुख्य न्यायाधीश भी नहीं रहेगा तो जो अन्य न्यायाधीश रहता वह कार्य कर सकता है। तो चलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। तो हम लोग नेक्स्ट वाले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न आपका 13 नंबर जो प्रश्न आपका हो जाएगा कि रात का अंधापन किसकी कमी के कारण होता है? तो ये अधिकतर लोगों को मालूम है कि जो रात का जो अंधापन होता है वो किसके कारण होता है। तो ऑप्शन नंबर जो ए में दिया विटामिन डी, और बी दिया विटामिन B12, और विटामिन ए और विटामिन सी। तो विटामिन ए सभी को मालूम होगा, तो इस प्रश्न में ज़्यादा टाइम देने की आवश्यकता नहीं है। तो इस प्रश्न में सभी को मालूम होगा, तो ऑप्शन नंबर सी विटामिन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न 14 नंबर प्रश्न है कि नीली क्रांति किससे संबंधित है? नीली क्रांति किससे संबंधित है? ऑप्शन नंबर जो ए में दिया ओजोन परत की सुरक्षा, ऑप्शन नंबर बी दिया मत्स्य पालन का विकास, सी में दिया कीमती पत्थरों के उत्पादन और निर्यात में वृद्धि, और डी में दिया कि तेल फसलों के उत्पादन में वृद्धि। तो आपको बताना है कि जो नीली क्रांति था वह किससे संबंधित है। नीली क्रांति किससे संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर ए में दिया ओजोन परत की रक्षा, ओजोन परत की सुरक्षा, बी में दिया गया मत्स्य पालन का विकास, और जो सी में दिया गया कीमती पत्थरों के उत्पादन और निर्यात में क्या होता है, निर्यात में वृद्धि। तो आपको बताना है कि कौन सा इस प्रश्न के लिए राइट आंसर होगा। तो आप हमें कमेंट करके जल्दी बताइए। तो मत्स्य उत्पादन से हो जाएगा, तो मत्स्य पालन का विकास ऑप्शन नंबर जो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। तो चलिए इससे संबंधित जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट उसको हम लोग लिख लेते हैं। अगर आपसे पूछेगा हरित क्रांति, जो भी आपको लिखा रहे इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लिखते जाइएगा। अगर आपसे पूछेगा हरित क्रांति तो आपका हो जाएगा खाद्यान्न, अगर आपसे पूछता है श्वेत क्रांति, ये बहुत ही एग्जाम में पूछे जाते हैं, ये जो आपको लिखा रहे हैं बहुत ही एग्जाम में पूछा जाता है, तो आप इसे याद रखिए। मिल्क हो जाएगा दुग्ध उत्पादन से, खदान करने के मतलब खाद पर जो खाने में होता है तो खदान से हो जाएगा, दुग्ध उत्पादन से हो जाएगा। अगर आपसे पूछेगा लाल क्रांति, लाल क्रांति तो ये आपका हो जाएगा टमाटर या मांस। अगर आपका ऑप्शन में रहेगा मांस तो पहला नंबर जो ऑप्शन आप मारिएगा मांस हो जाएगा, और आपका हो जाएगा टमाटर, मांस और टमाटर। अगर आपसे पूछता है पीली क्रांति, तो जो पीली क्रांति आपका जो होगा वो तिलहन से हो जाएगा। तो बहुत ही एग्जाम में पूछा था, सभी याद रखिएगा, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। अगर आपसे पूछता है भूरी क्रांति,
तो जो भूरी क्रांति होगा वो आपका हो जाएगा उर्वरक से। भूरी क्रांति किससे हो जाएगा? उर्वरक से, उर्वरक से हो जाएगा। और जो गुलाब क्रांति हो जाएगा झींगा, झींगा जानते हैं मछली, झींगा मछली, तो आप एक और लिख लीजिए गुलाब। तो गुलाब जो हो जाएगा गुलाब क्रांति, ये आपका हो जाएगा, जो गुलाब हो जाएगा, जो गुलाब क्रांति वो हो जाएगा आपका झींगा उत्पादन, जो झींगा मछली होता है। तो इस प्रश्न का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट वाले प्रश्न पे चलते हैं, इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा, एक बार देख लीजिए, आपको फिर से बताते हैं। हरित क्रांति किससे संबंधित है? खाद्यान्न से। सफेद क्रांति दुग्ध से। और आपका लाल क्रांति हो जाएगा टमाटर हो जाएगा या मांस, मांस पहला ऑप्शन होगा। पीली क्रांति पीली तिलहन। भूरी क्रांति उर्वरक। गुलाब क्रांति झींगा से संबंधित है। हरित क्रांति खाद, जो खाद्य पदार्थ होगा खाने वाला खाद्यान्न, तो ये आपका हो जाएगा। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट वाले प्रश्न पे चलते हैं, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या आप इसे लिख लीजिएगा। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? नीली क्रांति किससे संबंधित? मत्स्य पालन या मत्स्य उत्पादन। अगला है प्रश्न नंबर 15 का, जो आपका प्रश्न हो जाएगा कि कृषि प्रणाली में कौन सी एक सिंचाई की विधि नहीं है? आपको बताना है कि कृषि प्रणाली में कौन सी एक सिंचाई की विधि नहीं है। ऑप्शन नंबर ए में दिया सिंचक सिंचाई, बी में दिया सतह सिंचाई, और सी में दिया टपकन सिंचाई, और डी में दिया कदम सिंचाई। सिंचक सिंचाई कहने का मतलब सिंचना मतलब पानी के द्वारा, और सतह सिंचाई जैसे हम लोग सतह सिंचाई कहने का मतलब कि पानी सतह पे मतलब जाकर मतलब पूरा, जैसे में नहर हो गया, पैन से जाकर हम लोग जो पानी करते हैं नहर सब से जाकर पानी, वही हो गया सतह सिंचाई। और टपकन सिंचाई, टपकन सिंचाई का मतलब बूंद बूंद से देकर सिंचाई करना, पाइप के द्वारा मतलब लगा रहता है। कदम सिंचाई कोई भी नहीं है सिंचाई से संबंधित। तो इसका जो ऑप्शन नंबर जो डी है ये आपका राइट हो जाएगा, कदम सिंचाई। तो चलिए हम लोग अगला प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न 16 नंबर जो प्रश्न है आपका कि रडार प्रयोग किया जाता है। आपको रडार के बारे में बताना कि रडार प्रयोग कहां किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर जो ए में दिया गया है, ऑप्शन नंबर ए में क्या देगा कि पानी वाष्प के साथ मौसम की स्थिति का निर्धारण। जो बी में दिया गया कि प्रकाश तरंगों के द्वारा आकाश में वस्तुओं की स्थिति का पता लगाना। और जो सी में दिया गया रेडियो तरंगों के द्वारा वस्तुओं की उपस्थिति और स्थान का पता लगाना। और जो डी में दिया दूरस्थ स्थानों में बंजर भूमि क्षेत्र का निर्धारण करना। तो आपको बताना कि इनमें से कौन सा प्रश्न सही होगा। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर जो ए दे पानी वाष्प से मौसम की स्थिति, ये नहीं होगा। प्रकाश तरंगों के द्वारा आकाश में वस्तुओं की स्थिति का पता लगाना, तो ये हो सकता है। रेडियो तरंगों के द्वारा वस्तुओं की उपस्थिति और स्थान का पता लगाना, तो ये भी हो सकता है। दूरस्थ स्थानों में बंजर भूमि क्षेत्र का निर्धारण करना। तो ऑप्शन नंबर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, फर्स्ट आंसर। अगर ए नहीं रहता तो ए आपका सेकेंड आंसर हो जाएगा। तो जो प्रकाश तरंगों के द्वारा आकाश में वस्तु की स्थिति का पता लगाना, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ए नहीं रहता तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट होता। तो रेडियो जो रेडियो है, रेडियो का जो प्रयोग किया जाता है रेडियो तरंगों के द्वारा वस्तुओं की उपस्थिति और स्थान का पता लगाने में किया जाता है। रडार का जो आविष्कार किया था टेलर एवं यंग ने किया। इसका जो आविष्कार कौन किया था? तो रडार के बारे में आप यहां से फुल फॉर्म लिख सकते हैं। तो रडार के बारे में हो जाएगा कि जो रडार का जो फुल फॉर्म होता है रेडियो डिटेक्शन एंड रिंगिंग, रेडियो डिटेक्शन एंड रिंगिंग, रेडियो डिटेक्शन एंड रिंगिंग, ये आपका रडार का फुल फॉर्म हो जाएगा। और इसका जो आविष्कार कौन किया था? तो टेलर एवं यंग ने किया था। इसका जो आविष्कार किया था कौन किया था? टेलर एवं यंग ने
किया था इसका आविष्कार? तो इस प्रश्न का जो आपका ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। और इसका जो फुल फॉर्म होता है रेडियो डिटेक्शन एंड रिंगिंग, रेडियो डिटेक्शन एंड रिंगिंग होता है। किसका फुल फॉर्म होता है? तो जो रडार का जो फुल फॉर्म होता है रेडियो डिटेक्शन एंड रिंगिंग, रडार का फुल फॉर्म क्या था? रेडियो डिटेक्शन एंड रिंगिंग। इसका जो आविष्कार कौन किया था? टेलर एवं यंग ने। इसका प्रयोग हम लोग कहाँ करते हैं? तो इसका प्रयोग जो करते हैं रेडियो तरंगों के द्वारा वस्तुओं की उपस्थिति और स्थान का पता लगाने में किया जाता है। तो इस प्रश्न का जो ऑप्शन आपका हो जाएगा राइट आंसर, इस प्रश्न का जो आंसर राइट होगा ऑप्शन नंबर सी। तो चलिए हम लोग अगला प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न ए जो आपका हो जाएगा 17 नंबर प्रश्न है आपका कि बिहार के जनजातीय नेताओं में से किसने भारत में ब्रिटिश शासन के खिलाफ डटकर विरोध किया? ऑप्शन नंबर जो ए में दिया गया चक्रा बिसोई, ऑप्शन नंबर जो बी में दिया कि रूप सिंह, और जो सी में दिया कि जबू नंग, और डी में दिया बिरसा मुंडा। तो उस समय जो झारखंड था और बिहार एक ही में था, तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी बिरसा मुंडा। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? बिरसा मुंडा। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। 18 नंबर प्रश्न है कि महात्मा गांधी किसे अपना राजनीतिक गुरु समझते थे? ऑप्शन नंबर ए में दिया गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन नंबर जो ए में दिया गया गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन नंबर ए में क्या दिया गया? गोपाल कृष्ण गोखले, बी में दिया सरदार वल्लभ भाई पटेल, सी में देगा कि भाई मतीदास, और जो डी में दिया लाला लाजपत राय। तो महात्मा गांधी के जो राजनीतिक गुरु थे वो गोपाल कृष्ण गोखले हो जाएंगे, और जो गोपाल कृष्ण गोखले के राजनीतिक गुरु थे, जो गोपाल कृष्ण गोखले हो जाएंगे, इनके जो राजनीतिक गुरु थे वो हो जाएंगे एमजी रानाडे। एमजी कौन थे? रानाडे। गोपाल कृष्ण अगर गोखले के पूछेगा राजनीतिक गुरु कौन थे तो एमजी रानाडे थे, जो महाराष्ट्र के सुकरात के नाम से भी जाने जाते हैं। आपसे पूछता कि महाराष्ट्र का सुकरात किसे कहा जाता है तो एमजी रानाडे को, और जो एमजी जो रानाडे थे वो गोपाल कृष्ण गोखले के राजनीतिक गुरु थे, और जो गोपाल कृष्ण गोखले थे वो आप महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। तो चलिए हम लोग अगला प्रश्न पे चलते हैं। ये आपका 19 नंबर प्रश्न हो जाएगा कि कौन सा एक अजैविक प्राकृतिक संसाधन है? अजैविक, कौन सा एक अजैविक प्राकृतिक संसाधन है? तो आपको हम बता दें कि संसाधन जो होता है उत्पत्ति के आधार पर संसाधन के दो प्रकार होते हैं। पहला होता है जैव संसाधन और दूसरा होता है अजैव संसाधन। जैव संसाधन कहने का मतलब होता है ऐसे संसाधनों की प्राप्ति जैव मंडल से होती है। ऐसे संसाधनों की प्राप्ति जैव मंडल, इनमें सजीव के सभी लक्षण मौजूद है। अरे जैव कहने का मतलब जिसमें जीव हो, जो मतलब सजीव के सभी लक्षण क्या हो, मतलब हो सभी लक्षण क्या हो, मौजूद हो, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? जैव संसाधन। और अजैव संसाधन कहने का मतलब है कि निर्जीव वस्तुओं के समूहों को अजैव संसाधन कहते हैं, जिसमें मतलब सजीव के लक्षण नहीं हो। तो जैव संसाधन हो जाए मनुष्य, वनस्पति। तो चलिए हम इसको आपको पॉइंट लिख देते हैं। तो उत्पत्ति के आधार पर क्या हो जाएगा? उत्पत्ति के आधार पर, यहां लिखेंगे उत्पत्ति के आधार पर, जो उत्पत्ति के जो आधार पर हो जाएगा आपका, एक आपका हो जाएगा जैव संसाधन और एक आपका हो जाएगा अजैव संसाधन। एक आपका जैव संसाधन हो जाएगा, एक आपका अजैव संसाधन। जैव संसाधन में हो जाएगा मनुष्य हो जाएगा, वनस्पति हो जाएगा। यहाँ पे एग्जाम्पल में लिख सकते हैं मनुष्य, वनस्पति, मनुष्य हो जाएगा, वनस्पति हो जाएगा। तो और अन्य प्राणी समुदाय के सभी जीव मतलब हो जाएंगे। और अजैव में आप लिख सकते हैं चट्टान हो जाएगा, खनिज हो जाएगा, जो भी मतलब जिसमें सजीव के लक्षण नहीं पाए जाते। तो आप लिख सकते हैं एग्जाम्पल में, इसमें जो एग्जाम्पल आप लिखिएगा चट्टान हो जाएगा, चट्टानों हो गया, और खनिज हो गया,
ऐसे जो मतलब सजीव के गुण नहीं पाए जाते। तो यहाँ आपको बता रहा है कि कौन सा एक अजैव प्राकृतिक संसाधन है। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया जीवाणु, तो जीवाणु में तो सजीव के गुण पाए जाते हैं, तो ए आपका रॉन्ग हो जाएगा। आपके पूछ रहे अजैव, अजैव मतलब सजीव के गुण नहीं पाया जाएगा लक्षण। मृदा सॉइल जिसको मट्टी बोलते हैं, मिट्टी और कवक, इसमें भी सजीव के गुण पाए जाते, पौधे इसमें भी पाए जाते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। तो चलिए हम नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न आपका जो 20 नंबर प्रश्न आपका हो जाएगा कि कुतुब मीनार का निर्माण 1192 में कुतुबउद्दीन ऐबक द्वारा शुरू किया गया था। किसने कुतुब मीनार का निर्माण पूरा किया था? आपको बताना है कि किसने कुतुब मीनार का निर्माण पूरा कराया था। ऑप्शन नंबर जो ए में दिया गया कि रजिया सुल्तान, बी में दिया गया इल्तुतमिश, और जो सी में दिया गया है हो जाएगा गयासुद्दीन बलबन, डी में हो जाएगा इब्राहिम लोदी। तो आपको बता दें जो फर्स्ट जो मंजिल था कुतुबुद्दीन ऐबक के काल में बनाया गया था। जो प्रथम जो मंजिल था, फर्स्ट मंजिला, आप यहां लिख लीजिए। यहां जो आपका हो जाएगा फर्स्ट, जो फर्स्ट मंजिल था कौन बनाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक जो फर्स्ट मंजिल हो जाएगा। और आपका जो सेकेंड और से लेकर फोर्थ तक कौन बनाया था? इल्तुतमिश ने बनाया। सेकेंड से फोर्थ तक इल्तुतमिश बनाया था, इल्तुतमिश। सेकेंड से फोर्थ तक कौन बनाया था? इल्तुतमिश बनाया था। और जो पांचवी मंजिल का जो निर्माण करा था वो फिरोज शाह तुगलक के काल में बनाया गया था। जो इसमें अगर आप देखिए कि चौथी मंजिल को मरम्मत कर इस पर पांचवी मंजिल बनाया था कौन? फिरोज शाह तुगलक ने। लेकिन अगर आपसे पूछता है कि कुतुब मीनार का निर्माण पूरा किसने कराया, तो आपका जो इसमें आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा इल्तुतमिश। इसमें जो आंसर होगा आपका क्या हो जाएगा? इल्तुतमिश। यहां ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन इसमें पांचवी मंजिल भी बनाया गया था, जो फिरोज शाह तुगलक बनाया था। वो क्या किया था कि चौथी मंजिल को मरम्मत कर इस पे पांचवी मंजिल भी बनाया था, तो फिरोज शाह तुगलक बनाया था। लेकिन यहां जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, इल्तुतमिश। यहां जो राइट आंसर क्या हो जाएगा? इल्तुतमिश राइट आंसर हो जाएगा। तो आज के लिए हम लोग इस वीडियो को यहीं रोकेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो और आप हमारे चैनल से जुड़े रहना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और बेल आइकन को प्रेस कर दें। जब भी